नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान, और 10वीं कक्षा में जो आपका साइंस है उसमें से जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है उसमें से विद्युत धारा पढ़ लिया था। दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्यार्थियों, चुंबकीय प्रभाव में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी एक चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, बंद वक्रों के रूप में उत्पन्न होता है। और ये जो प्रयोग है इसको सबसे पहले बताया था जो हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड, उन्होंने बताया था अपने प्रयोगों के द्वारा। और इसके बाद में इसको सिद्ध भी किया था कि किसी चालक के अंदर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये हमने पहले अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि अगर हम चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्या किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम धारावाही चालक रखते हैं तो क्या वो बल महसूस करता है, या उसमें कुछ हलचल होती है, या कुछ उसमें प्रभावित होता है वो किसी तरीके से? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग ने धारा, चुंबकीय क्षेत्र और बल के लिए जो बाएं हाथ का नियम था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वहाँ वो हम शुरू करते हैं अभी हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है विद्यार्थियों कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो धारावाही चालक तार है उस पर कैसा बल लगता है, किस तरीके से व्यवहार करता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हमने ये पढ़ लिया था कि अगर कोई चालक तार है, देखिए मैं थोड़ा सा वापस बता रहा हूं आपको कि ये हमने पढ़ लिया था कि अगर कोई चालक तार है तो इस चालक तार में क्या होगा, इस चालक तार में जैसे ही हमने धारा प्रवाहित करनी है, जैसे ही हमने मान लो इस चालक तार में क्या प्रवाहित कर दी बच्चों, धारा प्रवाहित कर दी, और ये धारा की दिशा है। तो हमने ये पढ़ा था कि इस चालक के चारों तरफ बंद वक्रों के रूप में, कैसे बंद वक्रों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ये हमने पढ़ लिया था पहले ही। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों वो हमने मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से समझा था। मैक्सवेल ने अपने दाएं हाथ में ये कहा था कि अगर आप किसी चालक को इस तरीके से पकड़ो कि जो चालक में धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में हमारा अंगूठा होना चाहिए, यानी ये जो अंगूठा है वो ये दिखा रहा है कि चालक में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं बच्चों वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी। तो अगर मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि ये चालक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, अंगूठा को इधर कर देता हूं, तो ये इस जो अंगुलियां है मुड़ी हुई, ये हमें दिखाएगी ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा को। इसका मतलब यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे। तो ये तो हमने पढ़ लिया था कि अगर हम किसी धारावाही चालक तार को उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है बच्चों। उसी तरीके से क्या वास्तव में किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार को रखते हैं तो क्या उसमें कुछ परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल। देखिए बच्चों ये क्या होता है, जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में मान लो ये हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी चालक तार को रखते हैं, जैसे मैंने ये मान लो चालक तार रख दिया, तो ये तो आपका क्या है, धारावाही चालक तार, और ये मैंने यहां पर बनाया है चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इस चालक तार को रखते हैं तो बच्चों इस चालक तार पर एक बल कार्य करेगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और वो बल जो कार्य करता है वो परिमाण में समान होता है चुंबकीय क्षेत्र के, और परंतु इसकी दिशा जो है वो विपरीत होती है बच्चों, ये ध्यान रखना हमेशा। अच्छा, ये जो बल कार्य करेगा इस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, वो बल अधिकतम कब होगा, अधिकतम तभी होगा, अधिकतम कब हो जाएगा बच्चों, अधिकतम तभी होगा जब चुंबकीय
क्षेत्र एवं धारावाही चालक तार, ये दोनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? लंबवत होने चाहिए बच्चों। कैसे होने चाहिए? एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। जब भी चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक तार एक दूसरे के लंबवत होंगे तो उस पर अधिकतम बल कार्य करेगा, और ये जो बल कार्य करेगा, अधिकतम क्या कार्य करेगा? बल कार्य करेगा। ये बल जो है वो परिमाण में तो बच्चों कैसा होगा? परिमाण में समान होगा। इसका परिमाण तो कैसा होगा? समान होगा, परंतु इसकी दिशा है जो कैसी हो जाएगी? दिशा विपरीत होगी बच्चों। दिशा कैसी होगी? विपरीत होगी। ये खास बात है, ध्यान रखने योग्य बात है। तो ये जो कारण है, ये कारण उत्पन्न होता है जो चालक तार पर, वो उत्पन्न होता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के कारण। किसके कारण उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। चलिए फिर इसको हम अब लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक तार पर बल। बल के बारे में लिख लेते हैं। ध्यान से इनके नोट्स बना लेना आप, और थोड़ा ध्यान रखना कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार रखने पर, चालक तार रखने पर उस पर एक बल कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? एक बल कार्य करेगा। यह बल परिमाण में समान, किसके? चुंबकीय क्षेत्र के समान, परंतु विपरीत दिशा में कार्यरत होगा बच्चों। कैसी दिशा में? विपरीत दिशा में कार्यरत होगा। क्या होगा? कार्यरत होगा। कार्यरत होगा, विपरीत दिशा में कार्यरत होगा। ये ध्यान रखें। तो ये जो बल है वो आपका सर्वाधिक कब काम करेगा, न्यूनतम कब काम करेगा? चलिए इन चीजों को हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चलो इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर देते हैं, फिर चलते हैं हम आगे। देखो, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये हमारे पास एक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों। और ये चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? बी से। एक और एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेके चल रहा हूं यहां पर। तीन अलग अलग केस के अंदर हम समझने वाले हैं इसको। और एक ये तीसरा चुंबकीय क्षेत्र है। अब मेरे पास एक ही तार है, जो धारावाही चालक तार है वो कितना है? एक ही है बच्चों। मैं यहां लिख देता हूं, ये आपकी जो स्थिति फर्स्ट है, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, और ये तीसरी स्थिति है। ध्यान से समझे। देखो, ये हमने जो बनाया यहां पर, ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें मैं एक धारावाही चालक तार लेके आता हूं। तो पहली स्थिति में बच्चों, मैं इस धारावाही चालक तार को इस तरीके से रख देता हूं, इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही रख देता हूं। ये मेरा जो है वो क्या है? चालक तार। ये चालक तार है बच्चों। दूसरी स्थिति में मैं इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए, कोई भी कोण हो सकता है, थीटा कोण बनाते हुए इस चालक तार को रख देता हूं। क्या कर देता हूं? चालक तार को रख देता हूं। ये धारावाही चालक तार है। चालक तार का मतलब, धारावाही चालक तार का मतलब ऐसा तार जिसमें से धारा प्रवाहित हो सके, वो धारावाही चालक तार होता है। और एक तीसरी स्थिति जहां पर मैं इस चालक तार को बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखता हूं बच्चों। कैसे रखता हूं? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो ये चालक तार जो है वो बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। अब देखिए कंडीशन क्या होती है
कि जब ये समांतर पड़ा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो इसके साथ से गुजर रही है वो बहुत कम मात्रा में इस चालक तार से टकराएगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो बहुत कम मात्रा में चालक तार से टकराएगी, बहुत कम मात्रा में चालक तार से टकराएगी, इसका मतलब बहुत कम बल लगाएगी। यानी कि अगर ये समांतर हैं तो यहां पर जो बल लगता है वो बल बच्चों लगभग शून्य होता है। बल जो है वो कितना होता है? लगभग शून्य होता है। कब? जब हमने चालक तार को कहां रखा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है, तो इस पर बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं टकराएगी, इसलिए यहां पर जो लगने वाला बल है वो शून्य होगा। इस पर लगने वाला जो बल है वो कम होगा, बल तो होगा लेकिन कम होगा। किसके मुकाबले? इस लंबवत वाले के मुकाबले। बल तो लगेगा लेकिन कितना? इसके मुकाबले कम लगेगा। देखिए डेरिवेशन करेंगे, वो बड़ी क्लासों में पढ़ोगे आप, जहां से ये पूरा क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से बल कार्य करता है। आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर किसी चालक तार को रख के उसमें धारा प्रवाहित कर दी, इसका मतलब ये हो गया कि उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, और लंबवत रख दिया तो बल अधिकतम कार्य करेगा। अब देखिए बच्चों, इस कंडीशन को आप इसको देखते ही समझ आ रहे हो कि अगर ऐसे कोई चालक तार पड़ा है और फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस चालक तार से टकराएगी, और जब ज्यादा से ज्यादा इस चालक तार से टकराएगी तो यहां पर जो लगने वाला बल है बच्चों वो होगा अधिकतम। जो बल है वो कैसा हो जाएगा बच्चों? अधिकतम बल होगा, इस चालक तार पर अधिकतम बल कार्य करेगा। तो ये बात थी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर जो बल कार्य करते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं। अब देखिए, हमने एक पिछली क्लास में परिनालिका पढ़ी थी, सोलेनॉइड। ये जो परिनालिका है, सोलेनॉइड पढ़ी थी। परिनालिका में हमने ये पढ़ा था कि हमने एक यहां पर कोई ऐसा खोखला बेलनाकार कोई आकृति ले ली, मान लो। उस आकृति पर हमने क्या कर दिया? एक विद्युत रुद्ध तार लिया। कौन सा तार लिया? विद्युत रुद्ध तार। और उस विद्युत रुद्ध तार से तार को इस तरीके से लपेट दिया, विद्युत रुद्ध तार को इस तरीके से इसके ऊपर लपेट दिया। और लपेटने के पश्चात जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं आई, तो हमने देखा कि इस परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस परिनालिका के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन अंदर की तुलना में बाहर वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों वो नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है। ये चीज हमने कल पढ़ी थी कि जो परिनालिका है, इस परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञान भी हमने कल कर लिया था कि किस तरीके से दिशा निकालेंगे, कहां से किस साइड में दिशा होगी, और एक आदर्श परिनालिका किस तरीके से हम बना सकते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था कि परिनालिका की जितनी ज्यादा हो सके त्रिज्या कम रखिए, लंबाई बढ़ाइए, आदर्श परिनालिका की तरह व्यवहार करेगी, उसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए, हम एक अस्थायी चुंबक बना सकते हैं इसकी सहायता से। कैसे बना सकते हैं आइए देखते हैं। देखिए, इस परिनालिका के अंदर, ये जो हमारे पास परिनालिका है बच्चों, इस परिनालिका के अंदर अगर हम एक कोई नरम लोहे की छड़ रख देते हैं, ये जो मैंने अलग कलर से बनाई है ये है बच्चों नरम लोहे की छड़। सर ये नरम लोहा क्या होता है बच्चों? नरम लोहा होता है जो सॉफ्ट लोहा होता है, कच्चा लोहा जिसको हम कह सकते हैं। उस नरम लोहे की छड़ अगर हम इसके अंदर रख देते हैं, अच्छा नरम लोहे की छड़ ही क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं बच्चों कि जब हम परिनालिका के अंदर नरम लोहे की छड़ रखेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो अधिकतम उस नरम लोहे की छड़ के अंदर से गुजरेगी, और जब वो अधिकतम उस नरम लोहे की छड़ से गुजरेगी तो वो जो लोहा है वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो आपने कहीं पर देखा होगा कि आप किसी भी तार में अगर धारा प्रवाहित करते हो तो वो जो तार है वो भी एक अस्थायी चुंबक के रूप में व्यवहार करता है। यही तो पढ़ा था हमने कि ये मेरे पास एक तार है, इस तार में मैंने जैसे ही धारा प्रवाहित की, क्या प्रवाहित कर दी? धारा प्रवाहित की तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसका मतलब ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगा। जैसे ही धारा हटाई चुंबकीय क्षेत्र भी गायब हो गया, धारा हटाते ही क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र भी गायब हो गया। उस तरीके से हम अस्थायी चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। किससे? परिनालिका के। परिनालिका के अंदर क्या करते हैं? हमने एक नरम लोहे की छड़ रख दी और फिर हमने परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने से उस परिनालिका के अंदर जो पड़ी हुई नरम लोहे की छड़ है उसमें से ज्यादा संख्या में विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, जिसके कारण वो जो लोहे की छड़ है वो भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगी। जैसे ही आप इस परिनालिका से धारा हटाओगे, करंट देना बंद करोगे,
तो चुंबकीय क्षेत्र भी खत्म हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा तो जो चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है अंदर, उसका भी चुंबकत्व गुण जो है वो खत्म हो जाएगा बच्चों। तो हम इसकी सहायता से क्या बना सकते हैं, अस्थायी चुंबक बना सकते हैं। ये जो अस्थायी चुंबक है इसके गुण क्या क्या होते हैं, देखिए इनको भी देख लेते हैं हम, अस्थायी चुंबक होता क्या है। ये जो अस्थायी चुंबक है बच्चों, इसके कुछ गुण होते हैं। पहली बात तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो चुंबक है वो अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी। अस्थायी का मतलब जब तक धारा तब तक चुंबकत्व की व्यवहार, जैसे ही धारा हटाई चुंबकीय व्यवहार भी गायब। जब तक धारा प्रवाहित कर रहे हो आप किसी लोहे को उसके पास ले जाओगे तो वो आकर्षित करेगी, और जैसे ही हमने धारा हटा दी वो चुंबक वापस नरम लोहे में कन्वर्ट हो गया। उसे अब उस लोहे से कोई लेना देना नहीं, अगर आप पास में लोहा ले जाते हो तो भी कोई लेना देना नहीं है। उसका दूसरा जो कारण है, दूसरा जो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि इसकी जो ध्रुवता है वो हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। किस तरीके से, देखिए ध्रुवता बदली जा सकती है, बदली जा सकती है। देखिए स्थायी जो चुंबक होती है उसकी ध्रुवता नहीं बदली जा सकती बच्चों, लेकिन जो अस्थायी चुंबक है उसकी ध्रुवता बदली जा सकती है। करंट सप्लाई की दिशा बदल दीजिए, और करंट सप्लाई की दिशा बदलते ही ध्रुवता बदल जाएगी, क्योंकि फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बदल जाएगी, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बदल जाएगी तो ध्रुवता भी बदल जाएगी। ये हमने कल पढ़ा था, तो ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अगर क्लियर नहीं हो रही है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। ये जो हम अस्थायी चुंबक बनाते हैं प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं बच्चों। जो हमारी चुंबक हैं उस चुंबक से प्राय क्या होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं, ज्यादा मजबूती प्रदान करने वाले होते हैं। हालांकि ये कम समय के लिए होते हैं, हमारे जैसे जैसे काम में आनी है तब तक हम इसको काम में ले लेते हैं, उसके बाद हम उसके चुंबकीय गुण को खत्म कर देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार इसकी शक्ति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये भी एक आप गुण लिख सकते हैं कि शक्ति जो है बच्चों वो इसकी परिवर्तनशील है। शक्ति जो है वो कैसी है, परिवर्तनशील है। हमें जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार इसकी शक्ति में बदलाव कर सकते हैं। कैसे, जितनी ज्यादा प्रबल इसके अंदर धारा प्रवाहित करोगे उतनी ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा निकलेगी, घनत्व ज्यादा होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, तो हम इसकी शक्ति बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कम शक्ति की चुंबक चाहिए तो आप क्या करोगे, उसमें धारा कम प्रवाहित करोगे। धारा ज्यादा प्रवाहित कर दी इसका मतलब उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, चुंबक की तीव्रता का मान बढ़ जाएगा। तो हम धारा के मान में परिवर्तन करके इसकी शक्ति में क्या कर सकते हैं बच्चों, परिवर्तन कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा हम कर सकते हैं। तो ये चीजें आप नोट करो फटाफट, इतनी चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखिए यहां तक क्लियर हो गया, तो फिर अब हम चलते हैं, जो आपने फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने एक बाएं हाथ का नियम दिया था, उसको पढ़ते हैं। तो अब आपका जो टॉपिक है बच्चों वो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। बाएं हाथ का नियम है उसको कहते हैं वाम हस्त नियम। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम लिख लेंगे इसको। फ्लेमिंग ने यह कहा था कि पहले तो आपका बायां हाथ कौन सा उसको पहचाने, तो ये बायां हाथ होता है। इस बाएं हाथ को इस तरीके से फैलाना है कि जो आपका अंगूठा, ये जो अंगुली है उसको कहते हैं तर्जनी अंगुली। क्या कहते हैं बच्चों, तर्जनी अंगुली। और ये जो अंगुली है उसको कहते हैं मध्यमा। तो आपका अंगूठा, तर्जनी अंगुली और मध्यमा इस तरीके से व्यवस्थित होनी चाहिए कि ये एक दूसरे के लंबवत लगे। देखिए इन दोनों के बीच का जो कोण है 90 डिग्री है। अगर इन दोनों के बीच का कोण देखूं तो भी 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच का कोण भी 90 डिग्री है। तो फ्लेमिंग ने कहा कि आप अपने बाएं हाथ को इस तरीके से खोलें, इस तरीके से फैलाएं कि जो अंगूठा है वो तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली एक दूसरे की लंबवत लगनी चाहिए। एक दूसरे के कैसे लगने चाहिए, लंबवत लगने चाहिए। अब लंबवत लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, अब उसने बताया कि जो अंगूठा है वो आपको बताएगा कि इस चालक तार पर बल किस दिशा में लग रहा है। तो ये बताएगा आपको बल की दिशा। अंगूठा किसको बताएगा बच्चों, बल की दिशा। ये जो अंगुली है तर्जनी अंगुली, ये दिखाएगी आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये जो मध्यमा है वो दिखाएगी आपको किसकी, धारा की दिशा दिखाएगी। किसकी दिशा दिखाएगी बच्चों, धारा की दिशा। तो हम करेंगे क्या, हम एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे या कोई पहले से उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका दिशा ज्ञान करेंगे। उसके पश्चात दिशा ज्ञान हम इस मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से कर सकते हैं।
उसमें हमें यह भी पता चल जाएगा कि धारा किस दिशा में बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र कहां है। तो इन दोनों को हम एडजस्ट कर देंगे। इनको एडजस्ट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इस चालक तार पर बल किस दिशा में लग रहा है, वो हमें ये अंगूठा बता देगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। पहले मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, आपकी साथ के साथ नोट करते रहें। फ्लेमिंग के वामहस्त नियमानुसार अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तर्जनी अंगुली एवं मध्यमा एक दूसरे के लंबवत रहें, एक दूसरे के लंबवत रहें। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये लंबवत तो रहेंगे, पर किस किस चीज को दिखाएंगे। तो अंगूठा कार्यरत बल, अंगूठा तो किसको दिखाएगा, कार्यरत बल को। तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र एवं मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। समझ में आ गई बच्चों, क्लियर होनी चाहिए बात। आपका जो दाहिना हाथ है उसको इस तरीके से फैलाना है कि ये जो अंगुली है तर्जनी अंगुली, इसको तर्जनी अंगुली कहते हैं, ये आपको कौन सी दिशा बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की, ये धारा की दिशा बताएगी, जबकि ये अंगूठा जो है वो उस पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। किसकी दिशा बताएगा बच्चों, बल की दिशा बताएगा। तो यहां तक ये नोट कर लीजिए, ये इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए साथ में ये लिख देता हूं आपको शॉर्ट में, आप ध्यान रखें कि जो आपका अंगूठा है बच्चों, अंगूठा किसको दिखाएगा, बल को दिखाएगा, ये ध्यान रखें। तर्जनी अंगुली जो है आपकी वो दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र को। और मध्यमा जो है वो किसको दिखाएगी बच्चों, वो दिखाएगी चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को। क्लियर हो जानी चाहिए, ये फटाफट नोट कर लीजिए। फिर हम इसको समझते हैं कैसे ये काम करता है, कैसे हम चुंबकीय क्षेत्र समझ सकते हैं। चलिए अब देखो थोड़ा सा हम इनको समझ लेते हैं, किस तरीके से हम लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि ये हमारे पास 4 अलग अलग चुंबक हैं। देखिए अलग अलग स्थितियां बना रहा हूं, आप ध्यान से देखें इसको। ये मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक पहली चुंबक है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये चुंबक है। और इस चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस तरीके से हो जाएगी, अगर मैं इसको, चलिए पहले मैं एक साथ ही बना देता हूं सारा का सारा। ये दूसरी स्थिति है, ये आपकी तीसरी स्थिति है, और ये आपकी चौथी स्थिति है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखें। मैं मान लेता हूं कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। यहां पर फिर हम चेंज कर देते हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। अब देखिए स्थितियां थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। ये पहला डायग्राम है आपका, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो हमने ये पढ़ा था कि जो
छड़ चुंबक है बच्चों, इस छड़ चुंबक में क्या होता है कि अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी और साउथ पोल की तरफ जाएगी। यही हमने पढ़ा था, यही होता है। अब देखिए बच्चों, यहां पर भी क्या होगा, नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी और किधर जाएगी, साउथ पोल की तरफ। ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो जाएगी। ठीक यहां भी नॉर्थ से निकलेगी और कहां जाएगी, साउथ की तरफ। नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ। क्लियर। यहां पर भी नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ, तो ये नॉर्थ से निकली और साउथ की तरफ जा रही है, ये नॉर्थ से निकली और साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से निकली और कहां जा रही है, साउथ की तरफ। क्लियर हो गई बात। और यहां भी नॉर्थ से निकली और कहां जा रही है, साउथ की तरफ। नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ। यहां तक तो कोई समस्या नहीं, पढ़ा हुआ है पहले से। अब देखिए हम एक चालक तार लेते हैं और उस चालक तार को व्यवस्थित करते हैं इसके अंदर। कैसे, देखिए पेन चेंज कर रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। यहां एक चालक तार है, मैं ये मान लेता हूं कि इस चालक तार पर, ये जो चालक तार है, इस चालक तार पर धारा की दिशा ये है, ये आपकी धारा है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। यहां मैं धारा की दिशा बदल देता हूं, ये धारा की दिशा है, ठीक है। धारा की दिशा इसमें नहीं बदलते हैं अपन, इसमें बदलते हैं धारा की दिशा। नॉर्थ साउथ है ना सेम, तो इसमें धारा बाहर की तरफ जा रही है, तो यहां मैं ले लेता हूं धारा अंदर की तरफ। यहां मैं धारा को निकाल देता हूं बाहर की तरफ और यहां धारा ले लेता हूं वापस अंदर की तरफ। देखिए चार अलग अलग कंडीशंस हो गई। ये है हमारे पास धारा की दिशा, एक चालक तार है, इस चालक तार में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, धारा की दिशा। अब हम इन चारों ही कंडीशन में ये ज्ञात करने वाले हैं कि जो बल लगेगा इस चालक तार पर, वो बल कौन सी दिशा में लगने वाला है। फटाफट दिमाग लगाइए, देखें आप इनको पता कर सकते हो क्या, फटाफट देखिए, देखें। अब देखिए ये जो पहले वाली कंडीशन है, कंडीशन एक, इसमें नॉर्थ से साउथ, ये चुंबक है हमारी, ये तो क्या है, छड़ चुंबक। आप इसको जानते हो कि छड़ चुंबक में नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। छड़ चुंबक में नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। ये हमने अपनी मर्जी से एक चालक तार रख दिया आई, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही है। अब देखो इस अंगूठे को आप इस तरीके से व्यवस्थित करोगे, इस अंगुलियों को फ्रेमिंग के दाहिने हाथ से, ये किसको दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नीचे की तरफ है, और ये दिखा रहा है आपका धारा को। किसको दिखा रहा है बच्चों, धारा को। तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित इस तरीके से कर लेते हैं, मैं इधर आ जाता हूं। अब देखिए ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो तर्जनी उंगली दिखा रही है, और ये इधर वाली उंगली किसको दिखा रही है, धारा को। इसका मतलब ये अंगूठा कहां है, अंदर की तरफ। अंगूठा कहां है, अंदर की तरफ। इसका मतलब ये हो गया कि जो यहां पर बल लगेगा, ये जो बल लगेगा इस पर, वो बल जो होगा वो कहां लगेगा बच्चों, वो लगेगा अंदर की तरफ। बल कहां लगेगा, अंदर की तरफ। अब देखिए मैं इस पे आ जाता हूं। यहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऊपर की तरफ हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऊपर की तरफ है और धारा इधर। तो देखिए ये रही, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र, और ये धारा इस दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ, धारा इस दिशा में। अब देखिए अंगूठा कहां है, बाहर की तरफ। अंगूठा कहां है, बाहर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र, धारा की दिशा, अंगूठा बाहर की तरफ। तो जब अंगूठा बाहर की तरफ है, इसका मतलब इस पर जो बल लगेगा चालक तार पर, वो बल कहां लगेगा बच्चों, वो लगेगा बाहर की तरफ। कहां लगेगा, बाहर की तरफ। समझ आ रही है बात, फ्लेमिंग का जो नियम है वो समझ में आ रहा है आपको। यहां देखिए फिर वही व्यवस्था करते हैं, धारा इधर, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर। देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऊपर, धारा इस दिशा में, बल देखो कहां लगेगा, अंदर की तरफ। अंगूठा किस दिशा में है, अंदर की तरफ। तो बल जो है वो किस दिशा में लगेगा, अंदर की तरफ। इसका मतलब यहां जो आपका बल कार्य करेगा वो कहां कार्य करेगा, अंदर की तरफ, बोर्ड की ओर कार्य करेगा बच्चों। फिर यहां व्यवस्थित कीजिए वापस, देखो ये व्यवस्थित कर दी, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नीचे की तरफ, और ये मेरी धारा की दिशा, अंगूठा बाहर की तरफ। इसका मतलब यहां पर जो आपका बल है वो बल कहां होगा बच्चों, वो बल होगा बाहर की तरफ। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। यह है फ्लेमिंग का नियम, यह मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वापस पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास के लिए धन्यवाद बच्चों।